नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट 15 दिसंबर हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं प्रत्येक दिन आपको खुद के बनाए नोट्स से पढ़ाता हूं। ये वही नोट्स हैं जिनको मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान बना करके 120 अंक प्राप्त किए थे। तो उसी नोट से आपको भी मैं पढ़ाता हूं। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और नोट्स आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने 5 चैप्टर्स हिस्ट्री के थ्योरी वाले कर लिए और आज चौथा चैप्टर हम ज्योग्राफी के भी कर रहे हैं। कुछ हमने वीडियोस PYQ पे भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज चौथा चैप्टर है जैसे कि मानचित्र। अब इस चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को मात्र मैंने अपने नोट्स में रखा है, इधर उधर के एक भी बिंदु नहीं है। आइए देखते हैं भूगोल के मानचित्र चैप्टर को। दोस्तों, सबसे पहले कि मानचित्र के विषय में कुछ रोचक तथ्य को जान लेते हैं। तो जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ग्लोब का आप उपयोग तभी करते हैं जब आप एंटायर वर्ल्ड के बारे में जो है पढ़ना चाहते हैं, उसकी आप ग्लोब की मदद ले सकते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैं केवल अपने किसी एक डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करना चाहता हूं, या किसी एक गांव के बारे में जानना चाहता हूं, या किसी एक तहसील के बारे में जानना चाहता हूं, इत्यादि के बारे में छोटे स्तरों पर जब हम किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं दोस्तों, तब हमारे लिए मानचित्र काफ़ी उपयोग होता है। तब आप जैसे मान लीजिए कि आप बिहार का जिला दरभंगा है, अब दरभंगा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो वहाँ ग्लोब का प्रयोग उचित नहीं होगा। वहाँ पर हमको मानचित्र का प्रयोग जो है वह समुचित हमें जानकारी प्रदान कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त करनी है तो ग्लोब का सहारा लीजिए। किसी एक भाग का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक कोने का जानकारी प्राप्त करना है तो मानचित्र सबसे उचित साधन माना जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे है कि एक ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों से ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। बात बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अब मानचित्र के प्रकार के बारे में। देखिए, चूंकि देखिए मानचित्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन NCERT में केवल 3 जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें कि आपने भौतिक मानचित्र पढ़ना है, राजनीतिक मानचित्र पढ़ना है और थीमेटिक मानचित्र पढ़ना है। तो आप अभी केवल 3 प्रकार के मानचित्र पर फोकस करेंगे। तो जो सबसे पहला है भौतिक। भौतिक से ही पता चल रहा है दोस्तों कि भौतिक मानचित्र कहता है कि जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, नदियां, महासागर, इन सबको जब आप दर्शाते हैं तो आप भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि भैया अब कहीं पर रेलवे ट्रैक का चित्र बना होगा, ऐसे ब्लैक कलर का बिल्कुल सीधा सा। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ऐसे लेकिन वो ब्लैक कलर में रहा होगा और ऐसे ऐसे उस पर होगा, ये ऐसे ऐसे। तो ये इससे आप ये समझेंगे कि ये चित्र होगा मानचित्र पर, उस कागज पर आप ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेलवे लाइन है। मानचित्र में ही ऐसे करके ऐसे बनाया रहेगा उस मानचित्र में, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पेड़ है। समझ रहे ना। तो ये सब कुछ सिंबल्स होते हैं दोस्तों। तो ये भौतिक मानचित्र को लिए आपको क्या होता है कि इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ध्यान से देखिए कि उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं। तो उच्चावच मानचित्र भौतिक मानचित्र को ही कहते हैं। अच्छा, पूछ देगा कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन 1 भौतिक मानचित्र, ऑप्शन 2 राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन 3 थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अब जिसको पता होगा कि पठार हो, मैदान हो, नदी हो, सागर हो, महासागर हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, इन सबको दिखाने के लिए हम केवल भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं, तो वो भौतिक मानचित्र के ऑप्शन पर सही टिक मारेगा। तो याद रखिएगा। आगे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जो पॉलिटिक्स वाले जो मानचित्र होते हैं वो क्या बताते हैं हमें। कहते हैं कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी प्रकार की राजनीति संबंधी जब हम कागज पर दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आपके राज्य को दिखाया जाएगा, आपके शहर को दिखाया जाएगा, आपके गाँव को जब एक कागज
कागज पर पैमाने पर बनाया जाएगा तो वो राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार के मानचित्र में आती है। पर्वत पठार किस में आते हैं, ठीक है ना, गांव शहर कस्बे किस प्रकार के मानचित्र में आते हैं, याद रखना है, क्योंकि इसी में से प्रश्न बनता है। आगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कहते हैं कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों थीमेटिक मानचित्र से प्रश्न बन चुका है कि सड़क मानचित्र को दिखाने के लिए हम किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों थीमेटिक, क्योंकि यहाँ एक गड़बड़ी हो जाती है। अब पर्वत पठार इत्यादि के बारे में तो भौतिक मानचित्र में आपने पढ़ लिया, और यहाँ फिर पूछ देता है सड़क मानचित्र, तो लोग सोचता है कि ये सड़क है तो ये भी पर्वत पठार के साथ ये सड़क को जोड़ करके और भौतिक मानचित्र में जोड़ देता है, जो कि ये गलत हो जाता है। सड़क का मानचित्र आप हमेशा थीमेटिक मानचित्र में पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। आगे चलिए मानचित्र के घटक। दोस्तों मानचित्र के हमेशा 3 घटक होते हैं, एक दूरी होती है, एक दिशा और एक प्रतीक। प्रतीक यानी कि सिंबल, ठीक है। अब दूरी, जब आप कितनी दूरी है, कितने दूरी को एक कागज, मान लीजिए एक कागज पर एक हमने मानचित्र बनाया, अब भैया उस पर दूरी कैसे कितने में दिखाना है। अब मान लीजिए कि आपसे या आपके घर से आपके रेलवे स्टेशन तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है, तो अब भैया 5 किलोमीटर तक का लाइन थोड़ी ना उस कागज पर पारेगा। अब वहाँ तो कितनी बड़ी लाइन खींच पाएगा, जितना उस पर स्पेस होगा, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ से जो है दूरी के लिए वहाँ पर पैमाना तैयार किया जाता है ना, कि इतने के लिए इतना पैमाना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर से स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को भैया हम केवल कागज पर जो है 1 मीटर से दर्शाएंगे, तो वो ऐसा मान लेगा 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा वहाँ पर मान लिया जाता है, वो एक पैमाना सेट कर लिया जाता है, कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। तो इससे आप अनुमान लगाएंगे कि अगर यहाँ से स्टेशन तक की दूरी 1 किलोमीटर थी, तो मानचित्र पर, क्योंकि 1 किलोमीटर तक का लाइन थोड़ी ना खींच सकता है, तो 1 मीटर का खींच लिया, तो अब 2 किलोमीटर जाना है तो हम 2 मीटर का पैमाना से समझेंगे। तो ऐसा होता है, इसलिए दूरी की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो कहता है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि आपका गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तो हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं, इसे बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो कागज पर स्पेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ी लाइन हम खींच सकते हैं। अब जो वही 1 किलोमीटर के लिए हम 1 मीटर का अभी वो कर रहे थे, अब हम यहाँ पर 5 मीटर का पैमाना खींच सकते हैं, 5 मीटर की लाइन खींच सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने का मानचित्र। और बड़े पैमाने का मानचित्र हमेशा छोटे क्षेत्रफल को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जब एक बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का मानचित्र प्रयोग करते हैं। अब आप किसी ऑस्ट्रेलिया देश को अब दिखाना चाह रहे हैं, तो अब इतनी बड़ी देश है, मान लीजिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया देश है, किसी पूरे कंट्री को अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, अब आप इंग्लैंड दिखाना चाह रहे हैं, तो अब उतना बड़ा आप थोड़ी ना रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे से रेखा खींचेंगे, ताकि वहाँ के सारे जगह जो है उसमें कवर हो जाए। तो ये बड़ी जगह को जब दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम जो है छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो स्पष्ट है, बड़े क्षेत्रफल दिखाना है छोटे क्षेत्रफल दिखाना है बड़े पैमाना, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि अब जैसे आपके गांव है, शहर है, कस्बा है, इसके बारे में दिखाना तो छोटे पैमाने का बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग होगा, क्योंकि छोटी छोटी जगहों को दिखा रहे हैं, तो इसमें चित्र वगैरह जो है बड़े लंबे लंबे खींचे जा सकते हैं, तो ये ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए दूसरा जो इसका घटक है वो है दिशा। अब दिशा भी दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। क्या होता है, आपको हमेशा याद रखिएगा, एक ऐसे गोल घड़ी जैसा बना होगा, ठीक है, और यहाँ पर उसका केंद्र होगा, और यहाँ से एक सुई जाएगा इधर, एक सुई जाएगा इधर, और इधर की फिर सारी दिशाएं बाकी होंगी, है ना। ये दिक्सूचक होता है, ये दिशाओं को बताता है। किसको बताता है, दिशाओं को बताता है, इसको हम दिक्सूचक कहते हैं। ये हमेशा दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशा में इसकी सुई होती है। इसकी सुई किधर होती है, उत्तर और दिशा में। ये प्रश्न एक बार बना है सीटेट में कि दिक्सूचक यंत्र का दिशा क्या होता है। तो दिक्सूचक यंत्र का जो दिशा होता है वो उत्तर और दक्षिण होता है, ठीक है। ये हमें दिशा बताने में मदद करता है, किसी भी स्थान की दिशा, कि ये इधर उत्तर में है तो इधर से उत्तर दक्षिण हो जाएगा, इधर से पूरा पश्चिम हो जाएगा। तो किसी भी स्थान की दिशा को बताने में दिक्सूचक यंत्र की सहायता ली जाती है।
तीसरा घटक होता है प्रतीक, सिंबल। आपने आपने अभी बताया था मैं कि रेलवे ट्रैक को दिखाना है तो उस कागज पर रेलवे का ऐसे ट्रैक बना दिया जाएगा, पेड़ दिखाना है पेड़ का, समुद्र दिखाना है तो नीले कलर का ऐसे छोटा सा समुद्र दिखाएगा, हैं, पठार दिखाना है इधर तो भूरा कलर दिखा देगा, पीला कलर दिखा देगा। तो इस प्रकार से जो है आपके कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको साथ के साथ ही जो है मानचित्र पर दिखाना पड़ता है। कहते हैं अब देखो, सड़क हो, पुल हो, वृक्ष हो, रेल हो, इन पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, प्रतीक को क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं। अब रेखा चित्र पर आ जाइए। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर नहीं बल्कि याददाश्त पर आधारित होता है। अब देखिए आपको क्या है रेखा चित्र, मैं बताता हूं। आज आपको अपने दोस्त के घर जाना है। अब आप अपने दोस्त के घर जाएंगे तो अब आप मानचित्र तो की सहायता तो लेंगे नहीं। यहाँ आप क्या करेंगे, आपके याददाश्त पर, आपके मेमोरी पर आपका दोस्त एक रास्ता बताएगा। जैसे बताएगा, भाई यहाँ से आप इस बैंक के पास आ जाना, इस बैंक से लेफ़्ट ले लेना, ये वाली गली आएगी, वहाँ से राइट ले लेना, फिर सीधे आएगा टक्कर पे तो एक दुकान आएगी, वहाँ से जैसे ही बायां मुड़ेगा तो एक पीले कलर का घर दिखाई देगा, वही घर मेरा है। इस प्रकार से कई बार आपके दोस्त या कोई डिलीवरी वाला आता है सामान लेकर के, या कहीं भी आपने जाना होता है, तो इस प्रकार से आप एक डायरेक्शन बनाते हैं। तो वो याददाश्त पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप कोई कागज पर तो रेखा चित्र तैयार नहीं करते हैं, मानचित्र तैयार नहीं करते हैं। तो ये जो इस प्रकार से जब आप किसी को बताते हैं तो ये हो जाता है रेखा चित्र, इसको आप कहते हैं। ये याददाश्त पर निर्भर करता है, समझ गए ना। अब खाका, इसको प्रिंट कहते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए अब एक कमरे की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये चीज़ों को अब आपको दिखाना है। इसके लिए मानचित्र पर तो इसको दिखाना असंभव है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को उतना एग्जैक्ट नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हम खाका का प्रयोग करते हैं, इसको खाका मानचित्र भी कहते हैं। तो दोस्तों ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा पाठ था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। खास करके जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रकार के जो मानचित्र हैं, जैसे कि भौतिक है, राजनीतिक है, थीमेटिक है। तो भौतिक में जैसे सड़क को, पुल को, है ना, इत्यादि को दिखाया जाता है। राजनीतिक में देश की सीमा हो गया, राज्य हो गए, गांव, कस्बे, शहर हो गए, ठीक है। और सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्यान मानचित्र इत्यादि ये सब थीमेटिक में दिखाए जाते हैं। तो ये प्रश्न ज़्यादा बनता है कि कौन सी चीज़ें किस प्रकार के मानचित्र में दिखाया जाता है। तो ये ज़्यादा इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे करें मैसेज, क्योंकि कम समय में, सीटेट के लिए कम समय इस बार दिया गया है। कम समय में आप कारगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यह नोट्स लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।